हाँ तो भाई चलो आओ, फालतू की बात खत्म करो। क्या पढ़ रहे थे भाई हम लोग? न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। और जितना मुझे याद आ रहा है भाई, पिछली क्लास में बोर्स की जो थी वो पोस्टलेट मैंने तुम्हें लिखवा दी थी सारी, और उसकी जो डेरिवेशंस थी वो मैंने सारी तुम लोग को करवा दी थी। सो इन सच अब इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस की, कुछ सीरीज की और उनके फॉर्मूलों की, ठीक है भाई। तो जैसे स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड। एक और रहती है हम्फ्री सीरीज, बट उस पर अभी हम लोग अब नहीं जाएंगे। इन सब के ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक्साइटेड स्टेट की अगर इनकी हम लोग बात करें तो 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 4, 5, 6, 5, 6, 7 और भाई 6, 7, 8। बोलो सही है भाई, यही बात होगी बेसिकली। अच्छा, En का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है -13.6 अपॉन में n², और डेल्टा E का जो फॉर्मूला रहता है वो ये भी हो सकता है -13.6 ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 का स्क्वायर -1 अपॉन। एक फॉर्मूला जो बामर ने ढूंढ के निकाला था वेवलेंथ के लिए अपनी सीरीज के लिए, वो फॉर्मूला भी देख लो। ये भी ऐसा नहीं है कि बामर के लिए यूज होगा, किसी के भी लिए भी यूज हो सकता है। मैंने लिखवाया भी है पहले सैंपल पेपर्स में कि 1/λ इज इक्वल टू r, और क्योंकि अगर मान लो बामर के लिए करता हूं तो 1/2 का स्क्वायर -1/n², जहां पे r एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है भाई। अगर जैसे यही फॉर्मूला पाश्चन के लिए लगाना है तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 3, या कोई किसी भी चीज के लिए वो वेवलेंथ अगर पूछ ले तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर n बराबर 3 डाल देते हो सपोज करो, तो तुमको h अल्फा की वेवलेंथ पता लग जाएगी। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि भाई h अल्फा की वेवलेंथ बताओ कितनी है, तो इसी फॉर्मूले में तुमको n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है 3, ठीक है। और मान लो एग्जामिनर कहता है कि फ्रीक्वेंसी पता लगानी है तुम्हें, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला RC 1/2 का स्क्वायर -1 अपॉन n का स्क्वायर। ये फिर से मैंने बात किसकी करी है? बामर सीरीज की बात करी है। जो भी दिया हो उसके हिसाब से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, n1 n2 भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन सभी के ऊपर तुम लोगों से न्यूमेरिकल भाई पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं। कभी आपसे वेवलेंथ कैलकुलेट करवाएगा, कभी कुछ कैलकुलेट करवाएगा। इस पर भी न्यूमेरिकल आया है और इस पर तो आता ही आता है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी इसके ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल करे होंगे। उतार लो इसको फटाक से। उसी के कंटिन्यूएशन में अब देखो, मैंने आज बुलाए पढ़ने के लिए भी, तुम खुद ही देख लो कितने लोग आए हैं। तो तुम्हें अंदाजा पड़ जाना चाहिए कि मैंने बिल्कुल सही समय पे क्लासेस को बंद किया है। आना नहीं चाहते, अब पढ़ने आया है ना, हैं हिस्ट्री की क्लास लेगा इधर, हैं आओ। अब आ जाओ जरा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भाई। देखेंगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया कैसे जाए। ये केमिस्ट्री से हम लोग उठा रहे हैं। मान लो एलिमेंट का सिंबल है X, उसका एटॉमिक नंबर होता है Z और मास नंबर होता है A। आप इस बात को ध्यान दें कि ये
सिंबल है, Z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो है ये बराबर होता है नंबर ऑफ, जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन केवल न्यूट्रल एटम में, क्योंकि अगर आयन होगी तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे। अच्छा, ये जो A होता है ये होता है मास नंबर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, अच्छा अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो Z है, तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम लोग यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो आंसर निकलेगा A माइनस Z। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या निकलेगा, A माइनस Z। इसके बिहाफ पे 3 तरीके के सब्सटेंसेस जो केमिस्ट्री में भी पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स, क्या होते हैं भाई आइसोटोप, इनका एटॉमिक नंबर तो लेकिन मास नंबर, बोलो सही है। फिर आते हैं आइसोबार्स, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम। एंड देन एंड में आते हैं मेरे भाई आइसोटोन्स, और आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों। इनका अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो 1H3 और 2He4, अगर इसमें देखो तो कितने न्यूट्रॉन है, 3 माइनस 1 2, इसमें देखो तो कितने न्यूट्रॉन है, 2 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है ना। उतारो फटाक से, बिल्कुल बेसिक बात है ये। अब इसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम लोग बढ़ जाएंगे भाई आज। हुआ मेरे भाई? अब आज इसके बाद जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना सारा इंपॉर्टेंट है, लगा लो 90% पेपर वहीं से आएगा। 10% तो देख वहां से आता है जो मैंने पढ़ाया था लाइमन बामर, अभी बता दूंगा दोबारा, ऑन एयर भी बताऊंगा इस बात को। डन है? यस सर। मैंने बोर्ड फाइनल कर दिया, डिजिटल बोर्ड कर दिया फाइनल। कब तक आ जाएगा सर फिर? 1 हफ्ता लगेगा कम से कम, और इंस्टॉलेशन में 2 दिन। एक्चुअली इंस्टॉलेशन कुछ नहीं है, बस उसका ये है कि क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा। हाँ तो भाई देखो, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ ना, अपने दिमाग में 2 बातें फीड कर लो।
इस चैप्टर में से 10% डाटा या 10% जो पेपर में पूछा जाता है ना भाई, वो या तो रदरफोर्ड बोर में से ही पूछ लेगा, ठीक है, 10% में, और एक न्यूमेरिकल जो ट्रांजिशन पे आता है, ठीक है। बाकी जो बचा 90% इस चैप्टर में, वो अब जो टॉपिक्स में यहां से एक एक करके शुरू कर रहा हूं इसमें से आएगा। मतलब लगभग पूरा पेपर इन्हीं 5-6 टॉपिकों में से इसमें बनेगा न्यूक्लियर फिजिक्स में, और फालतू की बात पढ़ने का कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये 3 स्टार टॉपिक है। अब समझना बात को, साइड बाय साइड हम लोग 2 टॉपिक सॉल्व करेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइज ऑफ द। देखो समझो बात को, थोड़ा सा जरा समझना। ये पाया गया, इट वॉज फाउंड दैट, क्या पाया गया उस्ताद? सो बेसिकली ये पाया गया कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास नंबर के। दिमाग लगा के सोचोगे तो बात एकदम सही भी मिलेगी भाई। मास नंबर जितना ज्यादा उतने ज्यादा प्रोटॉन्स और उतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स, और जितने ज्यादा प्रोटॉन्स और जितने ज्यादा न्यूट्रॉन उतना ही क्या होगा भाई? वॉल्यूम। अच्छा, क्योंकि हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानते हैं, और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर, तो कहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? ए के। अच्छा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो मैं ये भी कह सकता हूं और करके कि r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अबे जोर से बोलो, r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बहुत बढ़िया। या मैं ये भी कह सकता हूं कि r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। भाई दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो हम कह सकते हैं r बराबर r0 इंटू a की पावर 1/3, वेयर r0 इज अ कांस्टेंट। r0 इज अ। अब बात आ जाती है कि इस पे सवाल कैसे आया। मैं तुम्हें बता दूं, इस पे नीट में भी क्वेश्चन आ रखा है जब AIPMT हुआ करता था, और इस पर CBSE में भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का प्रोटोटाइप भी मैं तुम्हें लिख देता हूं कि देखो क्या क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। द रेशियो ऑफ मास नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज 8:27। ये दे दिया कि मास नंबर का जो रेशियो है वो 8:27 है। पूछता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर है, अरे भाई A1 रेशियो A2 आपको दे रखा है 8:27, तो भाई R0 तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो R1 रेशियो R2 A की पावर 1/3, तो मतलब 8 की पावर 1/3 का मतलब 8 का क्यूब यानी कि 2, और 27 का क्यूब रूट यानी कि 3। तो आंसर क्या आया? 2:। बात समझ में आई? उतारो फटाक से। तब आएगा मजा। चलो आओ। ये किसका फोन चल रहा है? कोई क्लास ले रहा है क्या? हाँ बंद कर दे इसको। 5 सितारा भाई ये टॉपिक है। अभी पता नहीं, मैं कल वाले बैच में किसी का पेपर देख रहा था, किसी स्कूल का पेपर देख रहा था, उसमें पूछा हुआ था। चाहे CBSE ने भी 100 बार पूछा है पेपर में। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भाई डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डेंसिटी। अच्छा, इसको कई तरीके से पूछा जाता है। वो ये भी कह देगा कि प्रूव करो कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो हम सबसे पहले उसी पे आ जाते हैं। देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं ये लेट कर लेता हूं कि लेट स्मॉल m बी द एवरेज मास
ऑफ अ न्यूक्लियन। मैंने एक न्यूक्लियन का एवरेज मास क्या मान लिया, m। अच्छा, न्यूक्लियन क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन जमा प्रोटॉन, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होते हैं उसको न्यूक्लियन बोलते हैं। अब समझो भाई, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो रहता है मास अपॉन में वॉल्यूम। एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल m और टोटल न्यूक्लियन जो किसी भी न्यूक्लियस में हो सकते हैं जनरली, उसको हम मास नंबर बोलते हैं a। तो टोटल मास क्या होना चाहिए, m इंटू में a। अच्छा, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का भाई वही फॉर्मूला 4/3 पाई आर का, 3 ऊपर आ गया, 3ma डिवाइड बाय 4 पाई आर का। अभी अभी फॉर्मूला निकाला था कि r बराबर r0 इंटू ए की पावर, इसको उठा करके इधर पुट कर दें, 3ma डिवाइड बाय 4 पाई r के क्यूब को करेंगे तो r0 का क्यूब इंटू में a। भाई a से a कैंसिल हो जाएगा और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, 3m डिवाइड बाय 4 पाई r0 का। 3 कांस्टेंट है, न्यूक्लियन का मास कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और r0 भी कांस्टेंट है। सो इसका मतलब पूरे न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो क्या है, मतलब कहने का ये हुआ कि न्यूक्लियाई चाहे हाइड्रोजन का ले लो चाहे यूरेनियम का ले लो, डेंसिटी क्या निकलेगी, कांस्टेंट। अबे सोचो, मास बढ़ेगा तो रेडियस भी तो बढ़ेगी, तो उस हिसाब से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि मास और वॉल्यूम का रेशियो है। अब इसमें बेवकूफ बनाने को एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा तुमसे, वो तुमसे ऐसे पूछ लेगा, और ये भी आ रखा है पेपर में कि भाई सुन, क्वेश्चन कैसे आएगा कि मास नंबर का जो रेशियो है वो 1:8 है। वो तेरे से पूछेगा बता न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, ρ1 ρ2 क्या होगा, आंसर आएगा 1:1, क्योंकि ध्यान से देखो डेंसिटी कांस्टेंट है और वो मास नंबर पे कतई भी डिपेंड, तो जो रेशियो निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा, 1:1। बोलो सही है भाई, नहीं आया, जोर से बोलो, उतार। कोई बात नहीं भाई, आओ एक और 5 सितारा टॉपिक, ये भी बहुत पूछा गया है पेपर में। अच्छा, इस पे सवाल लिखवा दूं, कैसे पूछा जाता है, लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी कर्व, draw potential energy curve as a function of separation between nucleons, full stop. Specify the regions where the force is attractive and repulsive, where the force is attractive and repulsive, ठीक है। और इसी के बी पार्ट में लिख दो, hence write two properties, hence write two properties of nuclear forces, two properties of, कहता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाओ। तो देखो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हैं, देखिए इधर होगा पोटेंशियल एनर्जी
और इधर होगी दूरी। कर्व ऐसी बनती है, यहाँ 10 की पावर -10 मीटर, ये तुमको याद रखना है। ये कर्व बनेगा भाई, यहां पर जो फोर्स है वो रिपल्सिव है और यहां पर जो फोर्स है वो क्या है, ठीक है। ये पूछ लिया उसने, साथ के साथ ये पूछा कि कोई दो प्रॉपर्टी लिखो न्यूक्लियर फोर्स की। मैं 4 लिख देता हूं। दे आर, बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, लेकिन इनकी रेंज शॉर्टेस्ट होती है। अरे बहुत बढ़िया। दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे नहीं करती हैं। हाँ बोलो बोलो, शाबाश। जनरली अट्रैक्टिव but may become repulsive if the distance is decreased too much. If the distance is decreased, जैसा कि तुम यहां पे देख पा रहे हो, दूरी अगर बहुत ज्यादा घटा रहे हैं तो एकदम से क्या हो गई, रिपल्सिव। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। एज इट इज जो तुम्हें लिखवाया, तुम प्रीवियस ईयर पेपर में ढूंढोगे तो बिल्कुल यही लैंग्वेज तुम लोग को मिल जाएगी। कई बार पेपर में पूछी हुई, सवाल आ जाए सीधा सीधा उठा के ही लिख देना है। बोलो क्लियर है? तो एक पार्ट और अब आज यहां पे खत्म हो गया और अगली क्लास में ये चैप्टर ही क्या हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इसको अगली क्लास में क्या करके आना भाई, पढ़ के आना, ठीक है। तो इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है भाई।